कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रिपब्लिका बीपीएससी वाला को और करे अपने बीपीएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। रिपब्लिका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सामने क्वेश्चन दिख रहा है। अभी ऑडिटर का एग्जाम, मेंस एग्जाम हुआ है बीपीएससी के द्वारा। उसमें मेंस में जो जीएस पार्ट 1 है, हिस्ट्री वाला जो पार्ट है, वहाँ का क्वेश्चन हमने लिया है। उस क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। एक तो ट्रेंड पता चलेगा, दूसरा कि किस टाइप का क्वेश्चंस अब बन रहा है। बिल्कुल ही फ्लैट टाइप का क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी अब कम हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके देखिए। क्वेश्चंस है, पहला ही क्वेश्चन, ट्राइबल मूवमेंट। ट्राइबल मूवमेंट शुड बी व्यूड एज हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। डिस्कस द ऑब्जेक्ट्स एंड द नेचर ऑफ द मूवमेंट्स इन 19th सेंचुरी इंडिया। ठीक है, हिंदी में जनजातीय आंदोलनों को नीचे से उभरते इतिहास के रूप में देखा जाना चाहिए। 19वीं शताब्दी के भारत में चले आंदोलनों के लक्ष्यों एवं स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। अब क्या है कि हम लोग तैयारी करके जाते हैं संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कि बस दो में से आना ही आना है। और क्वेश्चन क्या आ गया देखिए। अब इसमें आप संथाल विद्रोह लिखेंगे या मुंडा विद्रोह लिखेंगे, या कुछ भी नहीं लिखेंगे, या दोनों लिखेंगे? क्या करना है इसमें? कुछ पूछा तो कुछ और जा रहा है। यहीं पर प्रॉब्लम होती है। यही चीजें मैं बार बार बताने का कोशिश करता हूं आप लोगों को। जो पूछा गया है वही लिखो, न कम न ज्यादा, और लाइन लेंथ पर। ठीक है, लाइन लेंथ पर मतलब जो क्वेश्चंस की डिमांड है वही लिखिए। वाइड बॉल फेंकने से कोई फायदा नहीं है। अननेसेसरी चीजें लिखेंगे कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चंस के नेचर्स को समझना है कि क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। चलिए उस क्वेश्चन पर आऊंगा मैं। एक दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं। डू यू थिंक दैट द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज ए लीडरलेस मूवमेंट? ठीक है, यह नेतृत्व विहीन आंदोलन था। क्या आप समझते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन एक नेतृत्व विहीन आंदोलन था? बिहार में इस आंदोलन की प्रकृति पर प्रकाश डालिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है, ऑडिटर का एग्जाम हुआ है, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, ऑडिटर एग्जाम का मेंस का हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक एक करके इसको मैं साइड कर देता हूं। क्वेश्चंस याद रहेगा, क्वेश्चंस को मैं साइड कर देता हूं। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझ गए। एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है? जनजातीय आंदोलनों के नीचे से उभरते इतिहास के रूप में देखा जाना चाहिए। 19वीं शताब्दी के भारत में चले आंदोलनों के लक्ष्यों एवं स्वरूप। ठीक है, यानी इसमें देखिए कि क्या है। एक तो जनजातीय आंदोलनों के संदर्भ में एक स्टेटमेंट है जिसमें कहा जा रहा है कि आंदोलनों को नीचे से उभरते इतिहास के रूप में देखा जाने की आवश्यकता है। ठीक है, और दूसरी बात इसमें है नीचे से, पहला क्वेश्चन नीचे से उभरते इतिहास के रूप में। ठीक है, दूसरी बात है इसमें कहा जा रहा है 19वीं सदी। ठीक है, 19वीं शताब्दी के भारत में चले आंदोलनों। ठीक है, सदी के आंदोलनों और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कहा जा रहा है कि इसमें लक्ष्यों एवं स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। यानी लक्ष्यों एवं स्वरूपों। ठीक है, अब तीन चीजें यहां पर क्लियर दिख रही है आपको।
एग्जाम में भी कुछ ऐसे ही आपकी फ्रेमिंग हो जानी चाहिए, चाहे वो मेंटल फ्रेमिंग हो या कॉपी पर करें, चाहे जैसे करें आप, लेकिन ये हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए यही है लक्ष्य एवं स्वरूप, नीचे से उभरते इतिहास, और दूसरा बीच में है 19वीं सदी के भारत में चले आंदोलनों। ठीक है, ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी भी हुई है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सेपरेट है। खीर और चावल भात में अंतर होता है। ठीक है, घर में भात बना हुआ है और दूध भी है, चीनी भी है, तो उस भात में, चावल में, पके हुए चावल में आप दूध मिला देंगे या चीनी मिला देंगे तो खीर नहीं हो जाएगा, और दूध भात ही कहलाएगा, दूध भात चीनी कहलाएगा। खीर बनने के लिए तीनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, लंबे समय तक साथ साथ पकना चाहिए। आपके आंसर में वही चीजें हैं कि साथ साथ चीजें दिखनी चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले इसको कर लिया फिर इसको नहीं, एक ही चीजें हैं, उसी की एक सीक्वेंसिंग है अलग अलग। ठीक है, तो नीचे से उभरते इतिहास के रूप में आदिवासी आंदोलन। अच्छा, यहाँ पर ट्राइबल मूवमेंट है विशेष रूप से। ठीक है, ये ट्राइबल मूवमेंट के संदर्भ में विशेष रूप से कर रहा है, ट्राइबल मूवमेंट। ठीक है, यही है जनजातीय आंदोलनों के संदर्भ में नीचे से उभरते इतिहास। मतलब इसमें यह है कि जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चला है, ठीक है, देश की आजादी केवल चरखे के बल पर नहीं मिला है, ये बहुत बड़ी मीथ है। आप भूल जाएं कि केवल गांधी बाबा के द्वारा ही, सत्य और अहिंसा सत्याग्रह के द्वारा ही आपको देश को आजादी मिली है, इससे बड़ा झूठ कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस आंदोलन के पीछे कितनी एक लंबी चौड़ी पृष्ठभूमि रही है, आप अंदाजा लगाइए। इस क्वेश्चंस की आप भूमिका यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल इस शुरुआती दौर से, कि 1757 प्लासी का युद्ध होता है और 1764 में बक्सर की युद्ध होती है। 1764 के बक्सर के जस्ट बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, और उस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत जो लॉर्ड क्लाइव था और शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह था, उसके बीच में एक ट्रीटी होता है जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा का पार्ट क्या किया जाता है, दीवानी अधिकार इसको दे दिया जाता है, ब्रिटिश सत्ता को दे दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद इस क्षेत्र में क्या होता है, इस क्षेत्र में इनका अधिकार स्थापित हो जाता है, ब्रिटिश सत्ता की अधिकार स्थापित हो जाता है। अब इसी क्षेत्र में ट्राइबल मूवमेंट हो रहा है। अब देखिए कि 1764 में बक्सर युद्ध, बक्सर का बैटल होता है, और 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है। ठीक है, इसके जस्ट बाद के क्रम में देखिए कि 65 में होता है, इसके बाद ही, यानी बक्सर के युद्ध के बाद के साथ ही जब ब्रिटिश सत्ता अपनी सही ढंग से पैर जमा भी नहीं पाया था, तो इसे आरंभिक स्तर पर ही कोई चुनौती देने वाला अगर कोई था तो वह ट्राइबल था। भारत के का जो स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास है, इसमें केवल कांग्रेस के द्वारा या फिर गांधीवादियों के द्वारा, उदारवादियों के द्वारा किया गया आंदोलन नहीं है, एक बहुत ही लंबा संघर्ष रहा है। और इसमें चाहे हमारे ट्राइबल्स हो, आरंभिक स्तर पर किसान हो, मजदूर हो, इवन के साधु सन्यासियों ने भी सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, फराजी विद्रोह, मतलब बताइए कि यहाँ के साधु सन्यासियों को क्या पड़ा था देश की आजादी, जो सब कुछ छोड़ चुका है, त्याग चुका है। स्वामी सजानंद सरस्वती जैसे सन्यासी आदमी और सब कुछ छोड़ छाड़ करके किसान आंदोलन, ऐसा क्या था कि जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे, क्या उनको लेना देना था। राहुल शरण कृत्यान देखिए, सन्यासी विद्रोह देखिए, फकीरों के द्वारा, साधु सन्यासियों के द्वारा यहाँ पर आंदोलन हो रहा है। तो सबकी पृष्ठभूमि में मेन जो मुख्य धारा की राष्ट्रीय आंदोलन है, उसकी पृष्ठभूमि में इस सारी आंदोलन काम कर रही थी। और उसमें सबसे आरंभिक हमारा आदिवासी आंदोलन है। इस आदिवासी आंदोलन को आप दिखाएंगे यहां से। मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाऊं।
जैसे ट्राइबल मूवमेंट की आप चर्चा करेंगे, ट्राइबल मूवमेंट की स्टार्टिंग इसकी डिस्कशन 1789 टू 94 में, बिल्कुल देखिए 65 और यहाँ पर 89 है ना, केवल 24 साल के बाद की बातें हैं। केवल 24 साल के बाद जब ये स्थिर भी नहीं हो पाया था, सही ढंग से अपनी सत्ता स्थापित नहीं हो पाया, तो यहाँ पर तमार विद्रोह हो जाता है। तमार विद्रोह हो जाता है। छोटा नागपुर के क्षेत्रों में उराव जनजातियों के द्वारा तमार विद्रोह होता है और उराव जनजातियों ने स्थानीय स्तरों पर ब्रिटिश सत्ता को कहीं न कहीं चुनौती दे रहा होता है। जो भी अच्छा, इसके बाद में और भी बहुत सारी चीजें हैं। तमार विद्रोह के बाद चेर विद्रोह है, ट्राइबल मूवमेंट तमार विद्रोह हो गया। 1700 लगभग 1800 के आसपास में आकर के चेर विद्रोह होता है। चेर विद्रोह होता है, ठीक है। पलामू के क्षेत्रों में चेर विद्रोह होता है, ठीक है, 1800 ईस्वी में। अब इसके बाद होता है, इसके बाद के टाइम में हो है, कोल है, भूमिज है, सबका मैं कालक्रम लिख दे रहा हूं, फिर अगले पेज पर आ जाऊंगा। हो, कोल, तो सबकी आपको चर्चा करनी है, बहुत डिटेल में तो नहीं जानी है। भूमिज हो गया, संथाल हो गया, और इसको हटा दूं तमाम को, मुंडा हो गया। संथाल के बाद यहाँ पर मुंडा, ठीक है, मुंडा विद्रोह हो गया। इसका होगा यह टाइमिंग लगभग 1820-22 का था। अब ठीक इसके 100 साल के बाद देखिए गांधी जी के द्वारा नन कॉपरेशन मूवमेंट होता है, ठीक है। कोल का टाइमिंग लगभग 1830-32 है। भूमिज का 1832 है। इस दोनों सिंहभूम के क्षेत्रों में होता है। ये छोटा नागपुर के क्षेत्रों में है, ठीक है। तो इन आदिवासियों के द्वारा, ट्रेवल्स के द्वारा अपने हितों के लिए जिसमें एक ब्रिटिश सत्ता को से मुक्ति चाह रहे थे, ठीक है, ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति के लिए स्थानीय स्तर पर इन्होंने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दिया, ब्रिटिश सत्ता को हटाने का कोशिश किया, ठीक है। अब सोचिए कि मैं अगले पेज पर आ जाता हूं, एक पेज ऐड कर लेता हूं, ठीक है। जब बुद्धिजीवी वर्ग ऐसा सोच भी नहीं पा रहे थे, ऐसा ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने की सोच भी नहीं पा रहे थे, तब ही इन आदिवासियों के द्वारा इन्हें चुनौती दिया जाना आरंभ कर दिया गया है। एक कितनी बड़ी बातें हैं। बुद्धिजीवी वर्ग हमेशा, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, शिक्षित वर्ग हैं, जो शहरी समाज के लोग हैं, वो ऐसा ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने की बातें सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन ये चुनौती दे रहे हैं, उनको हटाने का अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। जितने भी ये आंदोलन इन ट्राइब्स के द्वारा हुआ है, ट्राइबल मूवमेंट हुआ है, ठीक है, इसमें निश्चित रूप से संथाल विद्रोह का विशेष महत्व है, मुंडा विद्रोह का विशेष महत्व है, लेकिन और भी जो आंदोलन हुआ है, तमार के द्वारा चेर विद्रोह हुआ है, वो हुआ है, कोल भूमिज आदि विद्रोह हुआ है, संथाल मुंडा हुआ है, सब के पीछे कुछ बेसिक रीजन है, और वह रीजन है कि यह एक तो शांतिप्रिय एक प्रजाति के होते हैं, ठीक है, किसी प्रकार के जीवन में हस्तक्षेप, बाह्य हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरी बात है कि सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप इनको अच्छा नहीं लगता है। तीसरी बात है कि इनके लाइफ में जो मिशनरियों का प्रवेश था और उनके धार्मिक जीवन में जो हस्तक्षेप था, उसको भी स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इनको हटा करके, ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करके, उनके शोषण को समाप्त करके, इवन कि इनकी दिकुओं को भी बाहर करना चाहते हैं, और उसके बदले वह अपनी जो भी है मुंडा राज है या जो भी इनकी संथाली राज है, उसको स्थापित करने की कोशिश ये कर रहे हैं, ठीक है। तो
बेसिक रीजन ये चीजें स्पष्ट है, बस तरीका क्या है इनका, ट्राइब्स का इनका तरीका हिंसक है। और बाद में जो नेशनल मूवमेंट चला है गांधी जी के नेतृत्व में, उद्देश्य वही है, ब्रिटिश सत्ता को हटाना, ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति का उद्देश्य इन ट्राइबल्स मूवमेंट में भी है और बाद के राष्ट्रीय आंदोलन में है। अंतर है तरीके का, ये हिंसक है और वो अहिंसक है। कहीं ना कहीं पूर्व की चीजों से हमने सीख भी लिया। गांधी जी ने इस बात को महसूस किया होगा कि पीछे की जो भी आंदोलन चला है, चाहे ट्राइबल्स मूवमेंट हो, संथाल विद्रोह हो, मुंडा विद्रोह हो, या फिर जो भी हो 1885 के बाद के घटनाक्रम में, उसमें गांधी जी ने महसूस किया कि हिंसा के माध्यम से, या जो भी क्रांतिकारी आंदोलन भी हुए हैं, तो उसमें हिंसा के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता को हटाना संभव नहीं है। तो यह तभी संभव हो पाया जब यह आंदोलन हुआ और उसके आधार पर उन्होंने करेक्शन किया, इन्होंने महसूस किया कि इसमें सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, तो पृष्ठभूमि के रूप में हम देखते हैं, पृष्ठभूमि में जितना भी आंदोलन है, सबके मूल में कहीं न कहीं ट्राइबल मूवमेंट मूल रूप से, अगर हम पिरामिड बनावे तो सबके मूल में यहाँ पर ही है। ठीक है, इसमें 1789 से लेकर के और मुंडा विद्रोह तक, इसमें एक चीज और क्वेश्चन में आपका था 19वीं सदी। ठीक है, अब पीछे हम लोग क्या करके देखते हैं, 19वीं सदी की बातें थी। 19वीं सदी के आंदोलनों में, तो मान लीजिए ठीक है 20वीं सदी के आंदोलनों को अगर हम नहीं भी लेते हैं, तो 19वीं सदी में जैसे एक महत्वपूर्ण 1857 की क्रांति भी हुई है, और 1857 की क्रांति जस्ट संथाल विद्रोह के जस्ट बाद होता है। 55-56 में संथाल विद्रोह हो रहा है, उसके बाद एक साल के बाद 1857 की क्रांति हो रही है। यह क्या एक संजोग मात्र हो सकता है? निश्चित रूप से कहीं न कहीं चीजें प्रभावित तो हो रही है। कार्ल मार्क्स तक ने संथाल विद्रोह की चर्चा किया है अपने बुक्स नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, कार्ल मार्क्स जैसे यूरोपियन इतिहासकार ने इसकी चर्चा अपने बुक्स में किया है। संथाल विद्रोह की वीरता की गाथाएं उन्होंने उसकी व्याख्या भी किया है। तो आप देखेंगे कि 19वीं सदी में जो भी आंदोलन हुआ है, उसमें मुख्य रूप से आदिवासी आंदोलन का विशेष रूप से महत्व है। ठीक है, तो आप इन चीजों को दिखा देंगे इस आंसर में। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इसमें यह कहा जा रहा है कि लक्ष्यों एंड स्वरूपों, यानी इनका जो लक्ष्य था, इनका लक्ष्य क्या था, तो अल्टीमेटली यह अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के संदर्भ में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दे रहे थे, ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति चाह रहे थे, एक शोषण विहीन समाज की बातें सोच रहे थे। ठीक है, तो लक्ष्य इनका कहीं न कहीं मोर एंड लेस वही था। स्वरूप की बातें रही, तो स्वरूप की बातें जो इनका जो नेचर्स है, उस नेचर्स को दिखाएंगे। विशेष रूप से संथाल विद्रोह है और मुंडा विद्रोह है, तो संथाल विद्रोह का जो चैप्टर क्लास हम लोग कर रहे थे, तो उसमें हम डिटेल में इसकी नेचर्स को देखा है कि कैसे यह एक आदिवासी आंदोलन है, एक लोकलाइज्ड मूवमेंट है, कैसे यह एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट है, कई मायने में यह रिग्रेसिव भी है, पुनर्स्थापनावादी आंदोलन है, यह एक धार्मिक तत्व को भी लिए हुए था। ठीक है, सबकी अपनी प्लस माइनस मेरिट डिमेरिट है, उस पर अभी डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन इस स्वरूप में आपको वो दिखाना है कि लक्ष्य क्या था और उसका स्वरूप क्या था। बाद में इसी स्वरूप में कहीं कहीं अंतर दिखता है। जब गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा के राष्ट्रीय आंदोलन जब चलता है, तो गांधी जी ने हिंसा के बदले अहिंसा को अपनाया है। ठीक है, लेकिन गांधी जी ने जहां भी धर्म का आड़ लिया है, जैसे इसमें संथाल विद्रोह में ठाकुर जी ने आदेश दिया है कि सिद्धू कानून ने कहा था कि ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध चुनौती तुम करो। ठीक है, इनकी ब्रिटिश गोलियां तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी। इस ढंग की बातों एक कहीं न कहीं धर्म की ओट में नेतृत्वकर्ता जो होते हैं लोगों को पोलराइज करते हैं, और कहीं न कहीं एक फॉल्स कॉन्शसनेस है, मिथ्या चेतना है। जब तोपें चलेंगी, गोलियां चलेंगी, तो आप गाजर मूली की तरह ही काटे जाएंगे, वहां पर ठाकुर जी बचाने के लिए नहीं आएंगे। सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, ये कोई नास्तिकता और आस्तिकता का मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा है एक फॉल्स कॉन्शसनेस का। कार्ल मार्क्स ने भी कहा था और अभी भी वही हो रहा है कि
धर्म की आड़ में, राष्ट्रवाद की आड़ में कहीं न कहीं वोट बैंक की और सत्ता को पाने की कोशिशें होती रही हैं। उन नेतृत्वकर्ता को पता होता है कि लोगों को कैसे पोलराइज करना है, तो एक उसकी डिमेरिट है, कहने का मतलब यह है, ठीक है। धर्म को आधार आप मत बनाइए, जो वास्तविकता है इसको स्वीकार कीजिए, तभी आप बेहतर स्ट्रेटजी बना सकते हैं सामने वालों के विरुद्ध में। तो इसके स्वरूपों में भी आप इन चीजों को लिखेंगे। और गांधी जी ने भी जहां जहां धर्म का, जैसे खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में खिलाफत के मुद्दे को उठाया है, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने जहां भी गणेश पूजा वगैरह है, शिव पूजा वगैरह, जहां भी धर्म का सहारा लिया है, वहां पर एक धर्म विशेष मुस्लिम संप्रदाय कहीं न कहीं आंदोलन से दूर होता गया या फिर कांग्रेस से दूर होता गया है। इसकी डिमेरिट है, इसको आपको दिखाना है। और इस ढंग से चीजों को आपको इस पार्ट को और इसको तीनों को स्पष्ट करते जाना है। तो बहुत सारा डायमेंशन से आप लिखेंगे तो जाकर के आपका यह आंसर क्या होगा, 360 डिग्री पर आपका बनेगा, ठीक है। इसमें सारे डायमेंशंस आ जाना चाहिए, सारे एंगल डायमेंशन जो भी पूछा जा रहा है, बिल्कुल ही आप क्या करेंगे, इससे स्टक रहेंगे। जो भी वर्ड्स है, टर्मिनोलॉजी है, उसकी क्या डिमांड्स है, उसको आपको दिखाते जाना है, ठीक है। ये पिरामिड वाली चीजों को दिखाएंगे कि सारे आंदोलनों के मूल में कहीं न कहीं हमारा वो ट्राइबल मूवमेंट है। इसलिए नीचे से उभरते इतिहास के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है। जो हमारा यह जो पिरामिड का जो शीर्ष है, जो क्लाइमेक्स है, जो 15 अगस्त 1947 की चीजें जो आज हम देख रहे हैं, कहीं न कहीं इवन कि आप देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत सारी चीजें 1857 की क्रांति से एक सिमिलरिटी रखता है। जिस ढंग से एक मास मूवमेंट था, एक जन आंदोलन के रूप में था, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी बहुत सारी चीजें उससे मिलती जुलती है। और 1857 की क्रांति के बाद तो ब्रिटिश सत्ता को हटाया नहीं जा सका, बहुत सारी इसमें कमियां थी, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का निश्चित रूप से वो एक अंतिम आंदोलन साबित हुआ और उसके बाद आगे भी कोई आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, ठीक है। तो इस ढंग से इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन एक ऑडिटर वाला, ऑडिटर एग्जाम का है, उसको हम लोग लेते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में है, तो अगले क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, ठीक है। इस रिपब्लिका ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे। जिन लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है, साथ ही इस YouTube चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसमें यहाँ पर मेंस का क्लास चल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उससे आप जुड़ जाएंगे। साथ ही टेस्ट सीरीज वगैरह चल रहा है, उससे आप जुड़ जाएंगे। और सारी चीजों का आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, फिर वीडियोज वगैरह मिल जाएगा, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक साइंस, GS1, GS2 सारी चीजें। टेस्ट सीरीज है, इवन की पीटी की चीजें 68वीं का स्टार्ट हो गया है, तो उसका आप लोग फायदा उठाएंगे, ठीक है। और बिल्कुल ही घर बैठे बैठे पटना अगर आ सके वेल गुड, अदरवाइज घर बैठे बैठे सारी चीजों का फायदा उठाना है। फिर अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते हैं। दैट्स ऑल, ओके।